हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माइंड हाइस नर्सिंग। गाइस, आज हम फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग से 20 क्वेश्चन ले रहे हैं और इस पे डिस्कस करेंगे। तो इससे जो है आपकी काफ़ी आपको रिवाइज होगा आपका, और आपको ये जो क्वेश्चंस हैं ये काफ़ी आपके लिए यूज़फुल होंगे प्रैक्टिकल ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके एग्जामिनेशन के लिए भी। तो आप इसको पूरा वीडियो देखिएगा। और क्योंकि इसके जो ऑप्शंस है उसको भी मैंने यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करने की कोशिश की है, तो इसलिए थोड़ा वीडियो हो सकता है थोड़ा लेंदी हो जाए, तो फिर भी कोशिश की है कि इसको शॉर्टली समराइज कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय पैसिव एक्सरसाइज? मीन जो पैसिव एक्सरसाइज के मतलब क्या होता है, क्या आप उससे समझते हैं कि जो फिजिकली एक्टिविटी परफॉर्म बाय द पेशेंट विदाउट असिस्टेंट, यानी कि जो फिजिकल एक्टिविटी पेशेंट कर रहा है बिना किसी असिस्टेंट के, वो है। या द एक्टिविटी परफॉर्म बाय अनदर पर्सन एंड द पेशेंट मेक नो वॉलेंट्री एफर्ट, यानी कि जो पेशेंट है वो जो पर्सन है वो क्या कर रहे हैं, एक्टिविटी कर रहा है पेशेंट, लेकिन वो किसी पर्सन की हेल्प से कर रहा है और उसका कोई भी उसमें अपना एफर्ट नहीं है, तो उसे बोलते हैं। या फिर द फिजिकल एक्टिविटी कैरिड आउट ऑन द फ्लोर, या जो फिजिकल एक्टिविटी है उसको फ्लोर पे कैरी आउट किया गया, या वो है। या फिर व्हेन पेशेंट परफॉर्म अक्यूसी विदाउट टेकिंग ब्रेकफास्ट, या फिर एम्प्टी स्टमक वो परफॉर्म कर रहा है बिना ब्रेकफास्ट लिए, या उसे बोलेंगे। तो इसमें जो है गाइस, जो एक्सरसाइज होती है वो दो तरीके की होती है। आपने पढ़ा होगा कि एक्टिव एक्सरसाइज और पैसिव एक्सरसाइज। जो एक्टिव एक्सरसाइज होती है उसको खुद पेशेंट जो होता है अपने आप परफॉर्म करता है विदाउट एनी सपोर्ट, विदाउट एनी हेल्प बाय अनदर पर्सन, और मतलब किसी दूसरे पर्सन की बिना हेल्प से करता है। और जो ये जो पैसिव एक्सरसाइज होती है, इसमें जो पर्सन होता है या जो सॉरी जो पेशेंट होते हैं वो एक्सरसाइज करते हैं, कोई भी एक्टिविटी करते हैं, तो उनको किसी दूसरे पर्सन की ज़रूरत पड़ती है। खुद से वो कुछ भी इसमें एफर्ट नहीं डाल सकते हैं, उसी को बोलते हैं पैसिव एक्सरसाइज। तो यहाँ पर समझ में आपको आ गया होगा आंसर कि इसका आंसर करेक्ट है बी, द एक्टिविटी परफॉर्म बाय द अनदर पर्सन एंड द पेशेंट मेक नो वॉलेंट्री एफर्ट। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ बैंडेज इज यूज फॉर हेड इंजरी? तो हेड इंजरी के लिए कौन सी बैंडेज यूज़ की जाती है? तो यहाँ पर है स्पाइरल, सर्कुलर, स्पाइका एंड कैपलिन। तो जो स्पाइरल बैंडेज होती है ये स्ट्रिप टाइप बैंडेज होती है, यानी कि रोलर जो गॉज पीस के जो गॉज का जो रोल होता है, जो 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 नॉर्मल पट्टी आपने देखी होगी वो है, उसको बोलते हैं, उस मटेरियल से जो बनी होती है जिसको कि रैप किया जाता है, यानी कि बाइंड किसी भी पार्ट में बॉडी के, उसको बोलते हैं स्पाइरल बैंडेज, जिसको रैप करते हैं। और जो सर्कुलर बैंडेज होती है, सर्कुलर बैंडेज भी जो होती है वो यूज़ की जाती है स्ट्रिप ऑफ क्लोथ और गॉज, रोलर बैंडेज इसी की ये भी बनी होती है। ठीक है। और इसको यूज़ करते हैं कोई भी जो ड्रेसिंग मटेरियल होता है उसको होल्ड करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। जैसे कहीं पे कुछ वुंड है, मतलब कोई घाव है, चोट लगी है, इंजरी हुई है, तो वहाँ पे कुछ बैंडेज, कुछ गॉज पीस रखा है, कुछ इस तरीके से कि सोकेज वगैरह को वो सोक करे या वो इन्फेक्शन से उसको प्रिवेंट करे, तो वहाँ पे उसको बनाए रखने के लिए, उसको स्टेबल रखने के लिए वो बैंडेज सर्कुलर उसको ऊपर अप्लाई की जाती है, स्ट्रिप। तो ये हो गई सर्कुलर बैंडेज। स्पाइका क्या हो गई, ये फिगर ऑफ 8 की तरह इसको रैप करते हैं, इस फिगर ऑफ स्पाइका को। और ये जो होती है, ये जैसे शोल्डर और हिप एरिया में इसको यूज़ किया जाता है। और इसमें ये जो बैंडेज होती है, इसमें जो होता है क्रॉस की जाती है ना, ये जो बैंडेज, रैप द बैंडेज क्रॉस द जॉइंट एंड अराउंड द ट्रंक ऑफ द बॉडी। ठीक है। ये जो बॉडी होती है उसके चारों तरफ इसको क्या किया जाता है, एक दूसरे के ऊपर रैप किया जाता है, यानी कि एक दूसरे के अक्रॉस किया जाता है, मतलब जैसे टी टाइप, मतलब इसको फिगर ऑफ 8 की तरह करेंगे। एक बार इधर से लेके आएंगे, एक बार एक शोल्डर से फिर दूसरे शोल्डर में लेके जाएंगे, पूरी ट्रंक को इस तरीके से इसमें किया जाता है। जैसे कॉलर फ्रैक्चर हो जाए, उस एक जो रिप फ्रैक्चर हो जाए, तो उसमें इसको यूज़ किया जाता है। फिर हो गई है स्पाइका। स्पाइका जो होती है वो कवर करती है, जैसे जो स्पाइका बैंडेज होती है वो हो गई, सॉरी, स्पाइका का मैंने अभी आपको बता दिया था कि जैसे जो सर्कुलर ये फिगर ऑफ 8 की तरह बनती है,
और सर्कुलर बैंडेज तो प्लेन था, जो गॉज पीस वगैरह को होल्ड करके रखती, सोकेज वगैरह को उसमें मतलब जो ड्रेसिंग मटेरियल होता है उसको होल्ड करके रखती, तो उसको सर्कुलर उसके ऊपर अप्लाई करते हैं। ये मैंने आपको बता दिया था। जो कैपलिन होती है, कैपलिन बैंडेज का नाम से ही लग रहा है जैसे कैप लाइक बैंडेज, तो ये कैप की तरह होती है। इसको जब हेड इंजरी वगैरह, हेड या कोई एम्पुटेट पार्ट होता है, जैसे किसी पार्ट का एम्पुटेशन हो गया, एम्पुटेशन मीन होता है उस लिम को, उस पार्ट को उस लिम से अलग कर देना। मीन अगर वो ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो गया है टिश्यू, उसको कवर नहीं, उसके ऑपरेट करके उसको रिकवर नहीं किया जा सकता है, उसको बचाया नहीं जा सकता है, तो उसको अलग कर दिया जाता है। जब कोई ऐसी डिजीज़ कंडीशन हो जाती है लाइक गैंग्रीन वगैरह, तो उसके लिए वहाँ पे जो जो मटेरियल अप्लाई किया जाता है उस स्टम में, उस पार्ट में जो बॉडी का, तो उसमें क्या किया जाता है, उसको अप्लाई करते हैं। हेड इंजरी में अगर जैसे कोई हेड इंजरी हो जाए तो भी कोई ड्रेसिंग मटेरियल अप्लाई करते हैं ब्लीडिंग से प्रिवेंट करने के लिए, ब्लीडिंग को रोकने के लिए, तो वहाँ पे कोई इस तरीके की बैंडेज यूज़ की जाती है। ठीक है, इसको कैप लाइक शेप की होती है, कैप की तरह इसको अप्लाई कर देते हैं, कैप की तरह। तो ये कैप लाइक स्ट्रक्चर में होती है, इसलिए इसको कैप्लिन बैंडेज बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा इसका आंसर। करेक्ट आंसर है कैप्लिन। देन क्वेश्चन नंबर 3 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग एक्शन कंसिडर एज माल प्रैक्टिस। इनमें से जो नीचे जो एक्शंस दिए हैं, यानी कि जो एक्टिविटीज़ जो हम कर रहे हैं, वो जो हम काम कर रहे हैं, उसमें से कौन सा ऐसा काम है जो कि माल प्रैक्टिस कंसिडर किया जाएगा। तो इफ़ नर्स एडमिनिस्टर रॉन्ग मेडिकेशन, अगर जो नर्स है अगर वो रॉन्ग मेडिसिन दे रही है पर्सन को, वो माल प्रैक्टिस में आएगा। या इफ़ नर्स फॉरगॉट टू एडमिनिस्टर मेडिसिन, या फिर वो उसको जो मेडिसिन है वो देना ही बिल्कुल भूल गई, या उसको दी नहीं है, यानी कि कोई उसकी जो डोज है वो मिस हो गई है पेशेंट की। फिर है इफ़ नर्स डोज नॉट टू ट्रीट द सॉरी इफ़ नर्स डज नॉट टू रीड द लेबल रिटर्न ऑन द मेडिसिन, या फिर जो मेडिसिन में वो जो लेबल है उसको नर्स ने बिना पढ़े ही, उसके इंस्ट्रक्शन बिना देखे ही, एक्सपायरी वगैरह बिना चेक करे ही पेशेंट को दे दी है। यानी कि कोई भी दवा देने से पहले उसको क्या करना पड़ता है, शेक करना पड़ता है, मतलब हिलाना पड़ेगा उसको ठीक से, और मिक्स करना होता है अगर वो लिक्विड फॉर्म में है। और उसकी जो लेबल होता है, कोई भी लेबल या कोई भी मेडिसिन होती है तो उसमें लेबल होता है, अगर वो लिक्विड फॉर्म में है, सिरप में है, तो उसको उसको अच्छे से शेक करना होगा, उसका कलर वगैरह देखना पड़ता है कहीं चेंज तो नहीं हो गया, एक्सपायरी देखनी होगी। सेम इंजेक्शन में भी है कि उसकी एक्सपायरी वगैरह चेक करके उसको देना होता है डोज वगैरह, और उसके इंस्ट्रक्शन देखने होते हैं, आईएम है कि आईवी है, ये सब देख के पेशेंट को दिया जाता है। तो उसने उसको नहीं देखना ही एक यहाँ पे बोला गया, अगर उसने वो सब इंस्ट्रक्शन नहीं देखे, वो लेवल को नहीं देखा, तो उसको माल प्रैक्टिस बोलेंगे। या फिर ऑल ऑफ द अबव, तो ये सारे ही जो है माल प्रैक्टिस में आएंगे। तो करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। तो ये सभी चीज़ें माल प्रैक्टिस में आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग table is used by the patient for the purpose of reading, writing and taking meal। तो यहाँ पर जितनी भी ये दिया गया है फॉलोइंग जो टेबल्स हैं, तो ये जो है कौन सी ऐसी टेबल है जिसको कि पेशेंट जो है वो रीडिंग, राइटिंग और खाना खाने के लिए, मतलब लिखने के लिए, पढ़ने के लिए और खाना खाने के लिए यूज़ कर सकता है, उसको बोलते हैं बेड टेबल या बेड साइड टेबल या ओवर बेड टेबल या नन ऑफ अबव, इनमें से कोई सी भी नहीं। तो करेक्ट आंसर ये तो आपको मालूम ही चल गया, बेड टेबल होती है जो बेड के साइड में होती है, बेड साइड टेबल होगी जो लॉकर रखी रहती है, ओवर बेड हो गई जो बेड के ऊपर आ जाती है, जैसे आपने कार्डियक टेबल वगैरह देखी होंगी, और नन ऑफ अबव इनमें से कोई सी भी नहीं, तो ओवर बेड टेबल इसका करेक्ट आंसर है। देन है फिफ्थ क्वेश्चन, रेक्टल ट्यूब शुड नॉट बी केप्ट इन प्लेस फॉर नॉट मोर देन। अब इसमें से ये है कि जो रेक्टल ट्यूब होती है वो कितने तक इंसर्ट करनी चाहिए रेक्टम में, तो वो इसका करेक्ट आंसर है 5 मिनट 30 सेकेंड, मतलब कितने देर तक वो रहनी चाहिए ना रेक्टम के उसमें, तो वो 5 मिनट तक, 30 सेकेंड तक, 10 मिनट तक और 20 मिनट तक। तो इसमें करेक्ट आंसर है, मतलब इतनी देर तक वो रहनी चाहिए। जब उसको अनीमा वगैरह देखते हैं या फिर कोई फ्लटस ट्यूब पास करवाते हैं, यानी कि गैस रिमूव करवाने के लिए भी ट्यूब उसको दी जाती है, बायरेक्टम ट्यूब देते हैं उस पेशेंट को गैस रिमूव करवाने के लिए या फिर अनीमा देने के लिए,
तो किसी भी पर्पज़ से दी जा रही है तो वो कितनी देर तक अंदर रहनी चाहिए, तो 20 मिनट इसका करेक्ट आंसर है। देन क्वेश्चन नंबर 6, इन फॉलोइंग विच इज़ द फर्स्ट साइन ऑफ टेस्टिकुलर कैंसर। तो जो टेस्टिकुलर कैंसर होता है उसका जो फर्स्ट साइन क्या होता है कि पेन इन ग्रोइन होगा, या कि पेनलेस इनलार्जमेंट ऑफ टेस्टिस होगा, यानी कि जो टेस्टिस तो इनलार्ज हैं लेकिन उसमें पेन नहीं है, और फिर हेमेचूरिया या फिर टिस्यूरिया। तो यहाँ पे कोई जो टेस्टिकुलर कैंसर का मतलब तो समझ में आ गया होगा नाम से ही, कि कैंसर इन द टेस्टिकल्स में जो कैंसर हो जाता है उसी को बोलते हैं, ठीक है। जो टेस्टिस होती है वो क्या होती है, ये मेल जो हॉर्मोन्स और स्पर्म को बनाती है ना, तो वही जो उसमें जो कैंसर, उसी को बोला गया है कि अगर उसमें कैंसर होता है तो कौन से ऐसे लक्षण देखने के लिए मिलेंगे मीन, ठीक है। तो पेन इन ग्रोइंग हो गया कि उसके ग्रोइंग में पेन होगा, या फिर उसको बिना पेन के इनलार्ज होंगी टेस्टिस, या फिर हेमेचूरिया होगा। हेमेचूरिया का मतलब आपको पता होगा कि ब्लड में यूरिन जो यूरिन में ब्लड आता है, यानी कि ब्लड इन यूरिन, उसको बोलते हैं ये हेमेचूरिया, ठीक है। और डिसूरिया हो गया कि पेनफुल यूरिनेशन, यानी कि जब भी वो यूरिन पास करेगा तो उसको काफ़ी पेन होगा और डिस्कम्फर्ट होगा, बर्निंग होगी, बर्निंग सेंसेशन होगा उसको हर समय यूरिन करने में, तो उसको बोलते हैं डिसूरिया, ठीक है। उसके बाद हो गया करेक्ट आंसर है पेनलेस इनलार्जमेंट ऑफ टेस्टिस। देन 7th क्वेश्चन है कि इन अ हेल्दी पर्सन स्ट्रोक वॉल्यूम इज़ अबाउट 50 ml, 70 ml, 100 ml, या फिर 170 ml। तो अब ये जो स्ट्रोक वॉल्यूम है ये वो क्या होता है, जो स्ट्रोक वॉल्यूम होता है वो कार्डियोवास्कुलर फिजियोलॉजिकल स्ट्रोक वॉल्यूम इज़ द वॉल्यूम ऑफ ब्लड। जो स्ट्रोक वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ ब्लड पम्प फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल, यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल से पम्प करता है, जो कि पर बीट, यानी कि हर बीट पे जो पंप किया जाता है ब्लड का वॉल्यूम, उसी को बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। इन टर्म स्ट्रोक वॉल्यूम कैन अप्लाई टू ईच ऑफ द टू वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट, यानी कि हार्ट की टू वेंट्रिकल जो होती हैं उसी को स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं, ठीक है। ऑल्दो आई यूजुअली रेफर टू द लेफ्ट वेंट्रिकल, इट यूजुअली रेफर जो होता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से होता है। तो इसी को बोलते हैं, जितना भी वो जो वॉल्यूम ऑफ ब्लड होता है जो वो पंप करता है हार्ट से, एक बीट में कितना पंप कर रहा है, और वो जो 2 बीट होंगी उसके मिला के एक जो है स्ट्रोक वॉल्यूम माना जाएगा, तो वो उसका करेक्ट आंसर है 70 ml। देन क्वेश्चन नंबर 8 जो हो गया वो हो गया स्टेजेस ऑफ डाइंग के बारे में यहाँ पे पूछा गया कि व्हाट इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ 5 स्टेजेस ऑफ डाइंग पर्सन। तो जो ये स्टेजेस दी गई हैं ये 5 स्टेजेस हैं, तो इसको आपको करेक्ट ऑर्डर में देनी है। तो इसमें करेक्ट ऑर्डर कौन सी होगी, जैसे सबसे पहले एंगर, डिप्रेशन, बार्गनिंग, डिनाइल, या फिर एक्सेप्टेंस, ये होगा, या फिर डिनाइल, डिप्रेशन, बार्गनिंग, एंगर, एक्सेप्टेंस, या ये होगा, या फिर फर्स्ट डिप्रेशन, डिनाइल, एंगर, बार्गनिंग एंड एक्सेप्टेंस, ये होगा, या फिर डी वाला कि डिनाइल, एंगर, बार्गेनिंग, डिप्रेशन एंड एक्सेप्टेंस। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें, तो ये आप अभी देखेंगे। पहले हम इसमें थोड़ा डिस्कस करते हैं। जो जो डाइंग पर्सन होता है, वो जो डाइंग जो जिसकी डेथ रेट, जो डाइंग पर्सन है होने वाला है, जो जिसके लास्ट टाइम होता है, तो वो जो पर्सन होता है, डिनाइल होगा का मतलब क्या होता है कि इसमें क्या होगा कि डिफेंस मैकेनिज्म को हम इसमें समझ सकते हैं कि ये एक डिफेंस मैकेनिज्म है जो कि पेशेंट यूज़ करता है, किसके लिए, अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रोटेक्ट वन सेल्फ फ्रॉम द हार्डशिप ऑन कंसिडरिंग एंड अपसेटिंग रियलिटी। जो उसके अपसेटिंग रियलिटी मतलब जो ये जो अनप्लेजेंट मोमेंट है, और जो ये हार्ड जो उसका सिचुएशन है उसको वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, यानी कि वो उससे दूर रहता है, मतलब उसको मना करता है कि ये ऐसा हो ही नहीं सकता है, तो वो एक डिफेंस मैकेनिज्म की तरह इसको यूज़ कर रहा है डिनाई को, ठीक है। और ये जो पेशेंट होता है शुरू में इसको जब ये पता चलता है तो ये क्या कर ये डायग्नोसिस होता है कि इसके संग ये जो है रिकवर नहीं हो सकता, ये प्रॉब्लम है, या पेशेंट को महसूस होता है, तो वो क्या करता है उसको पेशेंट
उसको डिनाई करता है, यानी कि वो मना करता है, ये डायग्नोज हो ही नहीं सकता है, ये डायग्नोज गलत है। यानी कि ये जो इन्वेस्टिगेशन हुई है, जो ये बताया गया है कि मुझे ये बीमारी है और ये सही नहीं हो सकती है, तो वो इसको डिनाई करता है, मतलब वो इसको एक्सेप्ट नहीं करता है, एज ए डिफेंस मैकेनिज़्म उसको यूज़ करता है। उसके बाद हो गया एंगर। एंगर का मतलब हो गया कि जो पेशेंट होता है, जो बहुत ज़्यादा पेशेंट इल होता है, यानी कि टर्मिनल इल पेशेंट जो होता है, इट मे बी डायरेक्टेड एज विथ ब्लेम ऑफ मेडिकल प्रोविज़र। जो प्रोवाइडर होते हैं, या जो हेल्थ प्रोवाइडर होते हैं, मेडिकल प्रोवाइडर होते हैं, जैसे डॉक्टर हो, नर्सेज हो, कोई भी हो, उन पे वो ब्लेम करता है, उसे गुस्सा आता है कि ये झूठ बोल रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता, मतलब वो चिड़चिड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो वो उस बीमारी से को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, इसलिए उसको फिर गुस्सा आता है कि ऐसा नहीं हो सकता है। फिर वो जो बार्गेनिंग होती है, उसमें क्या होता है कि वो एक नेगोशिएशन का काम करवाता है, यानी कि वो वर्बलाइज और मतलब कम्युनिकेट करता है कि ये आप बात कर, मतलब उनको इस तरीके से उनके साथ बात करेगा। हेल्थ जो केयर मेंबर्स होते हैं, जो हेल्थ टीम मेंबर्स होते हैं, चाहे वो डॉक्टर हो चाहे नर्सेस हो, कि ये जो है आप इसको सही करिए, यानी कि मेरी हेल्प करिए, ये सब नहीं हो सकता है, इसको जो है कुछ ऐसा ट्रीटमेंट दीजिए या फिर कुछ ऐसे अच्छी जगह भेजिए, अच्छा हायर सेंटर प्रेफर करवाइए, जिससे कि ये प्रॉब्लम ना हो या ये थोड़ी सबसाइड हो जाए, ठीक हो जाऊं। तो इस तरीके का वो इसमें नेगोशिएशन का काम करवाने की कोशिश करता है। उसके बाद हो गया डिप्रेशन। डिप्रेशन में क्या होता है कि उसको सैड फीलिंग होती है, वो जो होता है खुश नहीं रहेगा पेशेंट, ठीक है, उसको सैडनेस की फीलिंग होगी, फटीग की फीलिंग होगी, है ना। तो वो हर समय थकान सा महसूस करेगा, यानी कि थका हुआ सा रहेगा, क्योंकि वो डिप्रेशन में जाता है ये सब सुन के कि अब ऐसा ये बीमारी जो है ठीक होने वाली नहीं है। अगर उसको ऐसा लगता है तो वो इसको इसमें ये डिप्रेशन के देखने को मिलता है डिप्रेशन। फिर एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस में क्या होता है, फिर उसको क्या करना पड़ता है कि जब ये सब चीज़ें हो जाती हैं तो वो उसको देखता है कि अब कुछ नहीं होने वाला है, तो वो क्या होता है, प्रिपेयर हो जाता है डेथ के लिए, और मतलब डेथ के लिए अपनी जो होता है वो प्रिपेयर हो जाता है प्रैक्टिकली, और वो उसके लिए प्लानिंग करने लगता है कि अब मुझे क्या फ्यूचर प्लान करना है, यानी कि अब मेरे को मतलब एक तो फ्यूनरल के लिए प्लान करता है अपने, और क्या करेगा वो कुछ जो बचे हुए काम है अपने, जो जो लव वंस हैं उनके लिए कुछ अच्छा करके जाने के लिए, उनके क्योंकि इमोशनली अटैच होता है, तो जो भी उसको फाइनेंशियली और इमोशनली जो भी है उनको सपोर्ट करना करता है और उनको हेल्प करने की कोशिश करता है। तो इस तरीके से वो अपने को इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है। तो यही इसका एक करेक्ट वो है स्टेज, ठीक है। सबसे पहले डिनाई करेगा, फिर एंग्री डिनाई करेगा कि वो मना कर रहा है, ये डायग्नोज गलत किया गया है, ये जांच गलत है, ये ऐसा हो ही नहीं सकता, तो वो एक दो जगह और उसको चेक करवाएगा। दूसरा हो गया एंगर। एंगर मतलब अब उसने एक्सेप्ट, मतलब उसे गुस्सा आ रहा है कि मुझे ये हो कैसे गया, तो वो चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाएगा, गुस्सा निकालेगा डॉक्टर्स पे, नर्सिस पे, उनकी बात को नहीं मानना, अपने अपने घर वालों की बात को नहीं मानना, इस तरीके से एंग्री हो जाएगा और थोड़ा चिड़चिड़ा स्वभाव का हो जाएगा। फिर बार्गेनिंग में मैंने बताया था नेगोशिएशन का काम करता है, जैसे कि नेगोशिएशन में ट्रीटमेंट अच्छा देने के लिए हायर सेंटर रेफर करें, इस तरीके का। डिप्रेशन में मैंने जैसे बताया, फिर उसके अंदर ये जब उसको पता चल जाता है कि अब कुछ नहीं हो सकता है, तो वो उसमें डिप्रेशन में जाने लगता है, उसके अंदर सैड फीलिंग होने लगती है, फटीक होने लगेगा, थकान सा महसूस करता है मीन। उसके बाद है एक्सेप्टेंस। लास्ट में उसको एक्सेप्ट करना ही होता है, फिर जो भी उसके घर वालों के लिए अपने कर सकता है वो सब करके जाने की कोशिश करता है। तो देन क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ बैंडेज इज़ यूज फॉर कॉलर बोन फ्रैक्चर। अगर कॉलर बोन फ्रैक्चर हो गया तो कौन सी टाइप की बैंडेज हम यूज़ करेंगे, किस करने के लिए बोलेंगे। तो स्पाइका कास्ट हो गया, फिगर ऑफ 8 बैंडेज हो गया, या फिर टी बैंडेज हो गया, या फिर कैपलिन हो गया। तो यहाँ पर सबसे पहले तो कॉलर बोन फ्रैक्चर क्या होता है, ये तो आपको पता ही है। क्लेविकल बोन कहाँ पे होती है, तो जो क्लेविकल फ्रैक्चर है उसी को बोलते हैं कॉलर बोन फ्रैक्चर, क्योंकि वो ये जो होती कॉलर पे होती, मतलब ये जो नेक होता है यहाँ पे ये बोन होगी, जो बोन होती है, ठीक है। तो शोल्डर के पास में होती है, नेक के साइड में। तो ये जो बोन होती है जब ये ब्रेक हो जाती है, इसी को बोलते हैं कॉलर फ्रैक्चर, ठीक है। अब इसमें जो है बोला गया है कि स्पाइका कास्ट देंगे,
तो अब स्पाइका कास्ट क्या होता है? ये टाइप ऑफ कास्ट होता है जिसमें कि जो कि कहीं भी मतलब बोथ लेग में और हैंड दोनों में इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। और एज वेल एज द वेस्ट, और कमर के नीचे वाले हिस्से में भी इसको यूज करेंगे। ये जो होता है ये उस प्रॉब्लम के लिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जैसे कि जब हिप और फीमर जो बोन होती है उसकी उसमें कोई प्रॉब्लम हो, यानी कि कोई डिसऑर्डर हो, यानी कि कुछ उसमें उसको जब इमोबलाइज करना है, जैसे कि कुछ डिसलोकेशन हो गया बाय द वे फीमर का, या फिर हिप हिप डिसलोकेशन हो गया, तो या फिर उसका इस तरीके से जो उसको अगर इमोबलाइज करके उसको अपनी जगह पे लाना है, उसको रिपेयर करना है और उसमें सर्जरी नहीं हो सकती है, तो इसी तरीके से ये कास्ट लगाएंगे। कास्ट का मतलब होता है जैसे प्लास्टर आपने सुना होगा, तो उस तरीके उसी को बोलते हैं स्पाइका कास्ट। तो उस जो इसको इमोबलाइज करने के लिए बिलो द वेस्ट, तो ये वाला कास्ट लगेगा, और इसको बोलते हैं इमोबलाइज करने के लिए, ताकि जो पार्ट है वो अपने प्रॉपर फंक्शन में आ जाए। प्रॉपर नहीं तो थोड़ा कम, उसका जो भी डिफॉर्मिटी वो थोड़ी कम हो जाए, ठीक है। और या फिर ये एंटायर अपर पार्ट ऑफ द लेग में भी लगता है, यानी कि हिप डिस्प्लेसमेंट जब हो जाता है तो भी ये यूज़ किया जाता है। उसके बाद हो गया फिगर ऑफ 8 बैंडेज, जैसे मैंने अभी पहले भी बताया था। फिगर ऑफ जो 8 बैंडेज होती है वो जो होती है कैसे की जाती है, टर्न क्रॉस की जाती है, एक दूसरे के ऊपर से क्रॉस करके उसको टर्न करके फिर से एक दूसरे के साइड से क्रॉस करके लेके आएंगे। ये ज़्यादातर क्या किया जाता है, इसको फिंगर्स में, और जो फिंगर्स हैं प्रेशर, जो जॉइंट्स हैं उस पे इसको प्रेशर देके इसको किया जाता है, और जो जॉइंट्स होते हैं उसको थोड़ा फ्री रखा जाता है ताकि वो मूव कर सकें। तो इसलिए हो गया फिगर ऑफ 8, जैसे नी जॉइंट वगैरह में इसको देते हैं, ठीक है, और जॉइंट को कवर नहीं करते हैं। तो ये हो गया फिगर ऑफ 8 बैंडेज, ठीक है। उसके बाद हो गया टी बैंडेज। जो टी बैंडेज होती है ये टी के शेप की होती है, इसलिए इसको टी बैंडेज बोलते हैं। और ये जो होती है टी बैंडेज यूज़ करते हैं इसके लिए जो पेरिनियम की जब कभी कोई सर्जरी होती है तो ड्रेसिंग को होल्ड करने के लिए, नहीं तो वहाँ पे कैसे ड्रेसिंग को होल्ड करेंगे ना, तो उसको होल्ड करने के लिए जो बैंडेज अप्लाई की जाती है उसको घुमा के वेस्ट से ला के फिर से नीचे ले जाके पेरिनियम एरिया से फिर उसको वेस्ट से ला के इस तरीके से उसको किया जाता है। तो ये होती है टी बैंडेज, टी के आकार की, तो इसलिए इसको टी बैंडेज बोलते हैं, ठीक है। तो जब इस तरीके के ऑपरेशन होते हैं पेरिनियम एरिया के, तब ये इसको यूज़ किया जाता है। फिर हो गई कैप्लिन बैंडेज, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, अभी हमने डिस्कस किया था। तो करेक्ट आंसर हो गया फिगर ऑफ 8। देन जो कॉलर फ्रैक्चर होगा उसमें फिगर ऑफ 8 बैंडेज अप्लाई करनी पड़ेगी। इन द फॉलोइंग विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ नर्सिंग प्रोसेस, इनमें से कौन सा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है नर्सिंग प्रोसेस का, ठीक है। जो असेसमेंट ऑफ द प्रॉब्लम और नीड ऑफ द पेशेंट, जो पेशेंट की प्रॉब्लम और नीड को असेस करना है, या फिर प्लानिंग एंड डिटरमाइनिंग द गोल, या फिर जो प्लान करना है और गोल को डिटरमाइन करना वो है, या फिर नर्सिंग इंटरवेंशन है कोई भी जो उसके संग एक्शन होना वो है, या फिर इवॉल्वेशन है। तो कौन सा ऐसा काम है जो कि ये जो बहुत ज़रूरी है, मतलब सबसे मस्ट इम्पॉर्टेंट है नर्सिंग प्रोसेस के लिए, तो वो है असेसमेंट ऑफ द प्रॉब्लम एंड नीड ऑफ द पेशेंट। पेशेंट को असेस करना और उसकी प्रॉब्लम और नीड को समझना, ठीक है, ताकि उसके अकॉर्डिंग गोल को बनाना और गोल को फिर अचीव करना। उसके बाद हो गया क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज़ द चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट इन ड्रग इंड्यूस्ड एनाफाइलेटिक शॉक, ठीक है। अब एनाफाइलेटिक शॉक क्या मतलब, इसमें पूछा गया कि इनमें से जो है कौन सी ड्रग आप चॉइस करेंगे एनाफाइलेटिक शॉक के ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर एनाफाइलेटिक शॉक क्या हो गया वो पहले समझना ज़रूरी है। तो ये जो होता है एक सीवियर एलर्जिक रिएक्शन वाला शॉक होता है, ठीक है। जब कोई चीज़ की सीवियर एलर्जी हो जाती है तो ये लाइफ थ्रेटनिंग होती है, इसमें मतलब पर्सन को हार्म हो जाता है बहुत ज़्यादा, वो डेंजर में भी जा सकता है, लाइफ थ्रेटनिंग एलर्जी रिएक्शन होता है ये। तो इसके लिए जो है इसको कम करने के लिए और इसके रिएक्शन को इसके एलर्जी को दूर करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए उसकी हेल्थ को, इसमें देते हैं डोपामिन, इसमें देंगे डोपामिन देंगे, या डिजॉक्सिन देंगे, या एड्रेनलिन देंगे, या फिर प्रोटामाइन सल्फेट देंगे।
तो ये इसके लिए करेक्ट आंसर है एड्रेनलिन। देन क्वेश्चन नंबर 12, द फॉलोइंग विच बोन इज जनरली प्रिफर्ड फॉर बोन मैरो एस्पिरेशन। ठीक है, तो जो बोन मैरो एस्पिरेशन होता है, जब बोन मैरो एस्पिरेट किया जाता है तो उसमें से उसके लिए कौन सी बोन जो होती है पहली चॉइस मानते हैं, प्रेफर करते हैं मतलब, तो वो हो गई ह्यूमरस की, ह्यूमरस, टिबिया फिबुला, इलिया क्रिस्ट या फिर फीमर। तो यहाँ पर जो इलियक क्रिस्ट है, ये जो करेक्ट आंसर तो इलियक क्रिस्ट है। और इलियक क्रिस्ट क्या है, ये बाकी तो सभी हमको मालूम ही है ये सारी बोन के बारे में, लेकिन यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात है, इसमें ह्यूमर ये जो मेन बोन है वो है इलियक क्रिस्ट, जिसको कि चूज़ किया जाता है। तो इलियक क्रिस्ट तो आपको सबको पता ही है कि इलियक क्रिस्ट क्या होती है। ये क्रिस्ट जो होती है ये इलियम है, क्रिस्ट ऑफ द इलियम है। ठीक है, और ये सुपीरियर बॉर्डर ऑफ द विंग, यानी कि जो हमारा जो पेल्विस होती है उसका जो सुपीरियर बॉर्डर होता है, उसकी जो विंग्स होती है, विंग ऑफ इलियम होती है, इसी को बोलते हैं ये। तो ये जो होती है जो सुपीरियर लेटरल जो मार्जिन एरिया होता है ना, जो ऊंचा होता है, ग्रेटर पेल्विस, उसी को इलियक क्रिस्ट बोलते हैं। देन द कैटगट। कैटगट क्या होता है कि सिंथेटिक ऑब्जर्वेबल सूचर होगा, या कैटगट मीन एक सूचर मटेरियल होता है। ठीक है, अब सूचर मटेरियल कौन से टाइप का होता है वो हमें देखना है। तो ये हो गया सिंथेटिक ऑब्जर्वेबल सूचर हो गया, या फिर सिंथेटिक नॉन ऑब्जर्वेबल सूचर हो गया, या फिर नेचुरल ऑब्जर्वेबल सूचर हो गया, या फिर नेचुरल नॉन ऑब्जर्वेबल सूचर हो गया। तो अब आपको ये देखना है कि ऑब्जर्व हो सकता है या नॉन ऑब्जर्वेबल सूचर है। तो पहले तो ये समझना है। तो जो कैटगट होता है वो सूचर मटेरियल होता है, और वो करेक्ट आंसर है नेचुरल ऑब्जर्वेबल सूचर, यानी कि ये जो सूचर होता है ऑपरेशन के समय जब इसको लगाया जाता है, इसको यूज़ किया जाता है पेशेंट के साथ, तो ये सूचर को कट नहीं करना पड़ता, ये अपना आप ही अपने टाइम में डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, देन करेक्ट आंसर हो गया ये नेचुरल ऑब्जर्वेबल सूचर। देन 14 क्वेश्चन इज, when temperature is assessed first by axilla and then rectum, in both condition difference between two temperature will be, इन दोनों जब एक्जिला से लेंगे पहले, उसके बाद रेक्टम से लेंगे, फिर इन दोनों जो कंडीशन है इनमें डिफरेंस देखेंगे, तो कितने डिग्री का इसमें फ़ारेनहीट का जो टेम्परेचर में जो डिफरेंट होगा वो होगा 4 डिग्री फ़ारेनहीट, 2 डिग्री फ़ारेनहीट, या फिर 3 डिग्री फ़ारेनहाइट, या फिर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसमें है करेक्ट आंसर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, उसके बाद हो गया 15 क्वेश्चन, सब्सटेंस यूज टू काउंटर सब्सटेंस यूज टू काउंटरैक्ट द इफेक्ट ऑफ पॉइजन इज। काउंटरैक्ट मतलब हो गया काउंटर इफेक्ट करना, काउंटरैक्ट यानी कि जो पॉइजन है उसके लिए उसको काउंटरैक्ट अटैक करने के लिए, यानी कि काउंटरैक्ट मतलब होता है उसके अपोजिट इफेक्ट करना, यानी कि मेक इट लेस इफेक्टिव, उसके लिए उसका जो इफेक्ट है उसको कम करने के लिए कौन सी सब्सटेंस यूज़ की जाती है। एंटीबायोटिक, एंटीडॉट्स, और एंड्रोजेंस, या फिर एंड्रोजिनस, या फिर एंटी एमेटिक। तो इसमें से जो है काउंटर जो काउंटरैक्ट तो मैंने बता दिया कि ये क्या होता है, जो इफ़ेक्ट है उसका कम करने के लिए हम इसके देंगे। तो एंटीबायोटिक देंगे, क्या देंगे उसको, एंटीबायोटिक क्या होती है, मेडिसिन होती है, आर मेडिसिन दैट हेल्प स्टॉप इन्फेक्शन कॉज बाय द बैक्टीरिया, इसलिए उसको एंटीबायोटिक कहते हैं। यानी कि जो बैक्टीरिया के से जो इन्फेक्शन ज़्यादा इन्फेक्शन कैच हुआ है उसको कम करने के लिए जो दिया जाता है, उसको ठीक करने के लिए उसको बोलते हैं एंटीबायोटिक। फिर एंटीडॉट्स क्या होती है, ये भी एक एजेंट्स होते हैं, दैट आर दीज आर द एजेंट दैट क्या करते हैं, दैट नेगेट और लेस द इफेक्ट ऑफ पॉइजन्स। ठीक है, और पॉइजन्स और टॉक्सिक, ये टॉक्सिक और पॉइजन्स का जो इफेक्ट होता है उसको कम करते हैं, उसकी इफेक्ट को कम करते हैं, या उसको जो होता है निगेट करते हैं, तो उसी को बोलते हैं एंटीडॉट्स। ठीक है, उसके बाद हो गया एंड्रोजेंस। इसमें क्या होगा, एंड्रोजेंस आर द ग्रुप ऑफ द हार्मोन्स, ये ग्रुप ऑफ हार्मोन्स होते हैं दैट प्ले अ रोल इन द मेल ट्रेट्स, जो कि मेल ट्रेट्स का काम करते हैं, यानी कि मेल कैरेक्टरिस्टिक्स का
काम करते हैं। तो इसी को बोलते हैं ये, और रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी का काम करते हैं। तो इस यही हो गई एंड्रोजेंस, ठीक है। देन है एंटी एमेटिक। तो जो एंटी एमेटिक है वो तो आपको पता ही है, जो कि किसके लिए काम करती है, नोजिया एंड वॉमिटिंग को इफ़ेक्ट को कम करने के लिए या उससे प्रिवेंट करने के लिए उसको देते हैं, ठीक है। ये भी एक ड्रग होती है और जो कि इफ़ेक्टिव होती है अगेंस्ट वॉमिटिंग एंड नोजिया। तो हाँ, तो यहाँ पर जो पॉइजन के इफ़ेक्ट को कम करेगा वो है एंटीडॉट्स। क्वेश्चन नंबर 16, ड्रग यूज टू कॉज इंटेस्टाइनल इवाक्वेशन इज, यानी कि जो ड्रग इंटेस्टाइनल इवाक्वेशन के लिए दी जा रही है वो है कैथेटिक्स, ए, बी कार्मिनेटिव्स, सी एस्ट्रिंजेंट्स और डी एंटी माइकोटिक्स। तो इंटेस्टाइनल इवाक्वेशन क्या है, एक तरीके की जो रेक्टल है उसको क्लीन करना, ठीक है। इवाक्वेशन को हम बोल सकते हैं क्लीनिंग करना, ठीक है, इंटेस्टाइन की। तो इस तरीके से जो रेक्टम है उसकी क्लीनिंग के लिए जो भी मेडिकेशन दी जाती है उसको बोलते हैं कैथेटिक्स। का मतलब होता है ये सिमिलियर टू लैक्सेटिव, ठीक है। ये एक ड्रग होती है जो कि लैक्सेटिव की तरह सिमिलियर होती हैं और ये क्या करती हैं, डेफिकेशन को ईजी करती हैं पास होने में, ठीक है, यानी कि उसको लूज करेंगी। देन है कार्मिनेटिव्स। कार्मिनेटिव्स मतलब होता है ये एजेंट होते हैं, एन एजेंट दैट रिलीव फ्लैचुएंस, ठीक है। ये जो होते हैं जो फ्लैटुलेंस होता है, जो फ्लैटस ट्यूब, जैसे मैंने बोला था कि फ्लैटस ट्यूब गैस को पास करने के लिए देते हैं, जबकि स्टमक कैसा हो जाता है, हार्ड हो जाता है, टेंडर हो जाता है, तो उस समय जो होता है देते हैं। तो उसी तरीके से जो कार्मिनेटिव होता है वो भी एक एजेंट होते हैं जो कि जो होते हैं फ्लैटुलेंस को क्लियर करने के लिए दी जाते हैं, ठीक है। देन है एस्ट्रिंजेंट्स। ये होते हैं जो एस्ट्रिंजेंट्स होते हैं, ये मटेरियल होते हैं दैट कॉज बॉडी टिश्यू टू श्रिंक, जिनके वजह से जो बॉडी टिश्यू होते हैं श्रिंक होते हैं और इससे हेल्प मिलती है, हेल्प टू कॉन्ट्रैक्ट ये हेल्प टू कंट्रोल द ब्रीडिंग एंड सिंक द टिश्यू, ठीक है। जब ये टिश्यू को श्रिंक करेंगे तो जो ब्रीडिंग होगी वो कंट्रोल होगी और सिक्रीशन को कंट्रोल करते हैं। तो ये हो गए एस्ट्रिजेंट्स। उसके बाद हो गया एंटी माइकोटिक। एंटी माइकोटिक ऑल्सो ड्रग इनहिबिटिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। ये भी ड्रग है जो कि जो इनहिबिट करते हैं, यानी कि जो ग्रोथ है बैक्टीरिया की उसको कम करते हैं, ठीक है। और ये किसके लिए दिए जाते हैं, यूज़ फॉर ट्रीट फंगल इन्फेक्शन के लिए ये दिए जाते हैं। देन करेक्ट आंसर हो गया कैथेटिक्स, जो कि इंटेस्टाइन के सफाई के लिए दी जाती है, यानी कि एक तरीके की लग्जेटिव होती है। देन क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग पोजिशन शुड बी प्रोवाइडेड टू द पेशेंट ड्यूरिंग सिग्मोइडस्कोपी, यानी कि जब पेशेंट की सिग्मोइडस्कोपी होती है, यानी कि एक प्रोसीजर है ये, वो करते समय पेशेंट को कौन सी पोजीशन देंगे। तो सबसे पहले लिथोटमी, दूसरा है सिम्स लैटरल, तीसरा है सी नी चेस्ट और डी सुपाइन। तो सबसे पहले तो सिग्मोइडस्कोपी देख लीजिए। जो सिग्मोइडस्कोपी होता है ये होता है इज अ टेस्ट, सिग्मोइडस्कोपी इज अ टेस्ट दैट लुक्स एट द रेक्टम एंड लोअर पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टिन, ठीक है। रेक्टम को और लोअर पार्ट ऑफ देखते हैं लार्ज इंटेस्टिन का, मीन कोलन को, इसमें से विद द हेल्प ऑफ सिग्मोइड स्कोप, इसके हेल्प से उसको चेक किया जाता है, जिस प्रोसीजर को बोलते हैं सिग्मोइड स्कोपी, ठीक है। तो ये हो गया सिग्मोइड स्कोपी, आपको समझ में आ गया। अब इसको देखने के लिए कौन सी पोजीशन सुटेबल होगी। तो पोजीशन लेथोटमी कौन सी होती है, जब पेशेंट को ये जो लेथोटमी पोजीशन होती है ये चाइल्ड बर्थ के समय करी जाती है। पेशेंट वुमेन को जो है डिलीवरी के टाइम देंगे ये वाली पोजीशन, या फिर जब किसी पेशेंट की पेल्विक सर्जरी हो रही है, पेल्विक एरिया में जो कुछ काम करना है, तब ये वाली पोजीशन देंगे। तो ये हो गई लिथोटमी पोजीशन, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, इट इन्वॉल्व लाइंग ऑन द बेड, बेड में सीधा उल्टा लेटा, मतलब उसको बेड में लेटाएंगे और उसके जो लेग होते हैं उसको फ्लैक्स करेंगे 90 डिग्री एंगल पे एट हिप से, और उसकी जो नी होगी उसको क्या करेंगे, नी बेंट एट 70 to 40 डिग्री एंगल पे उसकी नी को बेंट करेंगे। तो ये हो गई लिथोटमी पोजिशन। सिम लेटरल पोजिशन क्या हो गई, उसके बाद
जो सिम लेटरल पोजीशन होगी यूज़ फॉर रेक्टल एग्जामिनेशन के लिए इसको यूज़ किया जाता है, एनीमा देने के लिए यूज़ किया जाता है पेशेंट के। ठीक है, इसमें पेशेंट को क्या करते हैं, पर्सन लाइन ऑन बेड लेफ्ट साइड। ठीक है, इसमें पेशेंट को लेफ्ट साइड मतलब करवट करवा के लिटाएंगे लेफ्ट साइड की ओर को, और उसका जो लेफ्ट हिप होगा वो एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज़ होगी वो थोड़ी स्ट्रेट रखेंगे, और जो राइट हिप और जो राइट नी होता है उसको बेंड करके रखते हैं। तो ये हो गई सिम्स लेटरल। और उसके बाद है नी चेस्ट। नी चेस्ट के लिए जो होता है वो किस में दिया जाता है, जब वेसिको वेजाइनल फिस्चुला होगा तो उसको रिपेयर करने के लिए ये वाला पोजीशन दी जाएगी, नी चेस्ट। और इसमें जो होता है लेबर में भी देते हैं कहीं कहीं पे, और डिलीवरी के टाइम में, एनीमा के टाइम में इस तरीके की पोजीशन दी जाती है। इस फिर है सुपाइन। सुपाइन पोजीशन में क्या होता है, जब कोई एब्डोमिनल की सर्जरी करनी है, या कोई अपर बॉडी में काम करना है, मीन चेस्ट में या ऐसे कुछ सर्जरी होनी है, तो उसी समय जो है उस समय सुपाइन पोजीशन दी जाती है। इसमें क्या किया जाता है, लाइंग ऑन द बैक एंड जो फोरहेड होता है वो ऊपर होना, जो उसका फेस होता है वो अपवर्ड होना चाहिए, और जो बैक होता है वो बेड में टच होना चाहिए। तो वो हो गई सुपाइन पोजीशन। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सिग्मॉइड स्कोपी के लिए नीचे इस पोजीशन को अप्लाई करेंगे, मतलब वो बनाएंगे। देन 18 क्वेश्चन हो गया कि ड्रग यूज टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ सिक्रेशन ऑफ बाइल इज, इनमें से कौन सी ड्रग ऐसी है जो बाइल के सिक्रेशन को क्या करती है, इंक्रीज करती है। बायोलॉजिकल, कैथेटिक्स, और कोलेगोज, या फिर कॉस्टिक्स। तो इसमें से बायोलॉजिकल तो क्या हो गया, ये एक सब्सटेंस होते हैं बायोलॉजिकली जो बने होते हैं, बायोलॉजिकल जो सब्सटेंस होते हैं उसी के ओरिजिन से ये बनते हैं। ठीक है, जिसको कि किसके लिए यूज़ किया जाता है, प्लांट के लिए, यीस्ट के लिए, और जो माइक्रोबैक्टीरियल के जो प्यूरिफिकेशन है उनके लिए ये यूज़ किया जाता है। ठीक है, उनको किल करने के लिए ये यूज़ किया जाता है। देन कैथेटिक्स हो गई। जो कैथेटिक्स तो हमने अभी इससे पहले भी देखा था कि ये कैसी होती है, सिमिलियर टू लग्जेक्टिव होती है, जो कि डेफिकेशन के लिए काम आती हैं, यानी कि डेफिकेशन को सॉफ्ट करने के लिए, ताकि इजीली वो पास कर सकें। फिर है जो कोलेगोज होते हैं, ये होती हैं इस एक तरीके की मेडिकेशन ही होती है, मेडिसिन होती है ये। और ये क्या करती है, ये जो मेडिकल एजेंट्स होते हैं, जो मेडिसिन होती है इस तरीके की, ये केमिकल एजेंट्स जो होते हैं ये प्रमोट करती है डिस्चार्ज ऑफ द बाइल, और बाइल के जो सिक्रेशन होता है उसको ये डिस्चार्ज करती हैं, उसको प्रमोट करती हैं, यानी ठीक है फ्रॉम दी सिस्टम। ठीक है, और सिस्टम से उसको क्या करते हैं कि डिस्चार्ज करने में हेल्प करती हैं। फिर है कॉस्टिक्स हो गई। ये जो होती है, जो कॉस्टिक होती है, ये क्या होती है, कैपेबल ऑफ बर्न और डिस्ट्रॉइंग लिविंग टिश्यू, इसमें ये यूज़ की जाती है। केमिकल एजेंट होते हैं और ये एबल होते हैं बर्न में और लिविंग टिश्यू को जो है डिस्ट्रॉय करने के लिए ये हेल्प किया जाता है। तो यहाँ पर हो गई कोलेगोज जो होता है इसका, कोलेगोज करेक्ट आंसर। देन 19 क्वेश्चन, ड्रग दैट कॉज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ टिश्यू एंड अरेस्ट सिक्रेशन। ऐसी कौन सी ड्रग है जो कि टिश्यू को कॉन्ट्रैक्ट करने में और सिक्रेशन को अरेस्ट करने में काम आती है। तो ये हो गई एंटासिड हो गई, एंटीसेप्टिक हो गई, और एस्ट्रिजेंट हो गई, या फिर एंटी कोलेजन एंटी कोगुलेंट्स हो गई। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर है, मतलब वो हो गया आपका एंटासिड। को समझ तो आपको पता ही है, एंटासिड क्या होती है, मेडिसिन होती है जो कि क्या करती है, दैट आर जो मेडिसिन होती है ये क्या करेंगी, दैट न्यूट्रलाइज एसिड इन द स्टमक। ठीक है, ये जो एसिड होता है उसको ये न्यूट्रलाइज करती है। तो जब ये उसको न्यूट्रलाइज करेंगी तो उसकी जो कंसिस्टेंसी होगी वो कम हो जाएगी, और वॉमिटिंग का सेंसेशन कम हो जाएगा। और एंटीसेप्टिक क्या होती है, ये जो एंटीसेप्टिक होती है ये एक तरीके का सब्सटेंस होता है जो क्या करेगा, जो स्टॉप करेगा और स्लो करेगा किसको, ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया को। ठीक है, जो ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये एंटीसेप्टिक उसको, उसकी ग्रोथ को कम करता है। तो जो एस्ट्रिजेंट्स होते हैं वो क्या करेंगे, एस्ट्रिजेंट तो हमने पहले ही बताया था, ये एक तरीके के क्या होते हैं, इसको जो ये जो होते हैं बर्निंग में काम आते हैं, और जो डिस्ट्रॉय टिश्यू होता है उसके लिए ये उसको भी काम आते हैं, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए काम आते हैं। ठीक है,
और सॉरी, ये जो होते हैं जो एस्ट्रोजेंस होते हैं, ये क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्किन टिश्यू, ठीक है। जो स्किन टिश्यू होता है उसको ये कॉन्ट्रैक्ट करने में काम आते हैं, और अदर बॉडी टिश्यू को भी जो होते हैं कॉन्ट्रैक्शन में इसका काम किया जाता है। उसके बाद हो गया जो ये एंटीकोगुलेंट होते हैं, ये क्या होती है, इसको कॉमनली नोन एज ब्लड थिनर भी बोलते हैं, यानी कि ब्लड को थिन करने में काम आती हैं। और ये केमिकल सब्सटेंस होते हैं दैट प्रिवेंट और रिड्यूस कोगुलेशन ऑफ ब्लड। जो ब्लड का जो कोगुलेशन होता है उसको प्रिवेंट करने में, उसको कम करने में काम करते हैं, और प्रोलॉन्ग द क्लॉटिंग टाइम, और क्लॉटिंग टाइम को के लिए भी ये प्रोलॉन्ग क्लॉटिंग टाइम को रखने के लिए भी काम आते हैं, ठीक है। तो ये हो गए एंटी कोगुलेंट। तो करेक्ट आंसर हो गया एस्ट्रीजेंट्स, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या है, एस्ट्रीजेंट्स। उसके बाद हो गया 20th क्वेश्चन हो गया, एडिमा पेन एंड कूलनेस एट द आईवी साइट, ये आईवी साइट है, और विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लिकेशन ऑफ आईवी थेरेपी। ये जो एडिमा होता है, पेन होता है, यानी कि एडिमा मतलब जो स्वेलिंग आ जाती है, पेन होता है, कूलनेस होता है, वहाँ का जो सेंसेशन जो होता है वो चेंज हो जाता है आईवी साइड का, जिस साइड से आईवी स्टार्ट हो रही है। तो वो जो होता है वो किस, जो आईवी का जो ये कॉम्प्लिकेशन हो रहा, वो उस कॉम्प्लिकेशन को जो है आप क्या बोलेंगे, यानी कि ये जो कॉम्प्लिकेशन ऑफ आईवी थेरेपी, यानी कि वो ये जो नीचे दिए हैं इसमें से वो क्या है, मतलब कि आपको ये बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लिकेशन, कौन सा कॉम्प्लिकेशन है, जो ये सब ऊपर जो साइन दिए गए हैं, सिम्टम दिए गए हैं, एडिमा पेन एंड कूलनेस जो साइन है, ये कौन से कॉम्प्लिकेशन के हैं, जैसे कि इन्फेक्शन हो रहा उसका है, या इन्फिल्ट्रेशन है उसका है, या सर्कुलेटरी ओवरलोड हो रहा उसका है, या फिर एयर एम्बोलिज्म का, यानी कि वहाँ पे ऐसा क्या प्रॉब्लम आई है आईवी साइट पे जो कि ये वाले इन्फेक्शन हो चुके हैं। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि इन्फेक्शन का मतलब क्या होता है, कि जब कोई भी अनदर ऑर्गेनिज्म जो होता है वो अंदर बॉडी में एंटर होता है, उसके उसके कारण से कोई भी डिजीज़ कॉज हो जाती है, यानी कि हार्मफुल जो ऑर्गेनिज्म है वो एंटर कर चुका है वहाँ पे, तो उस साइड से, तो इसलिए वहाँ पे वो इन्फेक्शन कॉज किया। या फिर है इन्फिल्ट्रेशन। इन्फिल्ट्रेशन का मतलब वो क्या है, जो वाटर है वो क्या हो रहा है, वाटर एंट्री इनटू द सब्सटेंस और प्लेस फ्रॉम द सरफेस, यानी कि एक सरफेस से दूसरे सरफेस में जो वाटर और वो जो भी है फ्लूइड वो वहाँ से एंटर कर रहा है दूसरे सरफेस पे, ठीक है। फिर है, या फिर है सर्कुलेटरी ओवरलोड, ठीक है। सर्कुलेटरी ओवरलोड का मतलब क्या हो गया, कि जो जो वॉल्यूम ऑफ ट्रांसफ्यूज ब्लड कंपोनेंट है, या फिर दैट ऑफ, या फिर कोई इस तरीके की कोई आईवी इन्फ्यूज़न है उसको जो दिया जा रहा है, ठीक है। तो वो जो इन्फ्यूज़न है उसके वजह से हाइपर वॉल्यूमिया हो चुका है। तो वो हाइपर वॉल्यूमिया का मतलब उसी को बोलते हैं सर्कुलेटरी ओवरलोड। तो हाइपर वॉल्यूमिया का मतलब क्या होता है, कि जो लिक्विड या जो ब्लड है वो उसका क्या होना, बहुत ज़्यादा हाई हो जाना, यानी कि नंबर, उसकी जो अमाउंट है, उसका जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा हो जाना लिक्विड का, ठीक है। तो ये हो गया। या फिर हो गया एयर एम्बोलिज्म। एयर एम्बोलिज्म का मतलब तो मालूम ही है आप लोग को, कि अ ब्लॉकेज ऑफ ब्लड सप्लाई कॉज बाय एयर बबल, यानी कि जो एयर का जो बबल होती है उसके वजह से जो एयर, जो ब्लड सप्लाई है ब्लड वेसल्स में वो ऑब्स्ट्रक्ट हो रही है, तो उसको बोलते हैं एयर एम्बोलिज्म, ठीक है। तो यहाँ पर जो एडिमा, पेन और जो कूलनेस का जो कॉज है वो इनमें से कौन सा है, वो है इन्फिल्ट्रेशन, यानी कि जो वाटर का जो वाटर की जो एंट्री है वो एक स्पेस से दूसरे स्पेस पे एंटर हो रही है, ठीक है। तो छन के जा रहा, मीन वहाँ पे वो कलेक्ट हो रहा है, तो उसी को बोलते हैं और इन्फिल्ट्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पर इसके वजह से ये वाली प्रॉब्लम देखने को मिलती है, ये कॉम्प्लिकेशन, ठीक है। तो ये हो गया इन्फिल्ट्रेशन। तो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इसको लाइक करिएगा, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करिए। जो नए व्यूअर हैं वो इसको सब्सक्राइब करिए, और जो पुराने हैं वो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर भी करिए, ताकि ये जो है सभी इसका फ़ायदा लें। और नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे कोई नए टॉपिक के संग, कोई नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय,
टेक केयर।